एज अ फॉर्मूला ये हमारे वात दोष को बढ़ाने वाले होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें अम्ल, लवण और कटु रस की, तो ये हमारे पित्त को बढ़ाने वाले होंगे, है ना। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम बात करेंगे हमारे द्रव्य गुना सीरीज के लास्ट टॉपिक की, जो कि है हमारा रस। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने अपने द्रव्य, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव को कंप्लीट किया था। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे हमारे लास्ट टॉपिक, जो कि है हमारा रस। ठीक है, थोड़ा लंबा चैप्टर है, तो इसमें 2 से 3 पार्ट्स में ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो शुरू करते हैं इसे। सबसे पहले हमें रस धातु की व्युत्पत्ति क्या बताई गई है, तो यहाँ पे बताया कि रस धातु में अच प्रत्यय लगाने से जो हमारा रस शब्द है उसकी व्युत्पत्ति हुई है। उसके बाद इसकी निरुक्ति क्या बताई है कि रस अस्वादने, है ना, यानी कि जिसका स्वाद लिया जा सके वह हमारा रस कहलाता है, वो हमारी रस की निरुक्ति होगी। उसके बाद आचार्य चरक ने क्या बताया कि रस अस्वाद्यते इति रस, यानी कि रस इंद्रिय द्वारा जिस विषय का ग्रहण हो सके हम उसे रस कहते हैं। तो श्लोक की रेफरेंस है हमारी चरक सूत्र फर्स्ट चैप्टर का 64 श्लोक। ठीक है, तो ये श्लोक आपको याद रखना है। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट आचार्यों ने रस की परिभाषा क्या बताई है। सबसे पहले जो हमारे आचार्य चरक हैं, उन्होंने हमारे चरक सूत्र फर्स्ट में क्या बताया कि रसनार्थो रस, यानी कि जीवा के द्वारा जिसका ग्रहण किया जाए वह हमारा रस कहलाता है। उसके बाद पारद के अनुसार, यानी कि रस शास्त्र के अनुसार हमें रस की डेफिनेशन क्या दी गई है, तो वो है रसनात् सर्व धातु नाम रसेंद्र इति कीर्तित, जिसका अर्थ है कि जो धातुओं को अपने में विलीन कर ले वह रस कहलाता है ना। हमने रस शास्त्र की इंट्रोडक्टरी वीडियो में पढ़ा भी था कि जो हमारा सबसे श्रेष्ठ रस है वो हमारा पारद है ना, कि वो जो पारद है वो सभी को, है ना, बाकी सभी ड्रग्स को अपने अंदर विलीन कर लेता है, इतना वो स्ट्रॉन्ग रस है हमारे आयुर्वेद में। उसके बाद कल्पना के अनुसार रस की डेफिनेशन क्या है, तो वो है रस्ति शरीरे आशु प्रसरती इति रस, है ना, यानी कि जो शरीर में प्रयुक्त होने पर जो शीघ्र फैल जाता है वह हमारा रस कहलाता है। उसके बाद रस चरक सूत्र 26 में हमें कुछ रस के ऊपर संभाषाएं दी गई हैं, तो ये भी आप एक बार पढ़ लेना, है ना, आपके इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पार्ट के लिए। मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है ना, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो हमारे आचार्य कंकायन है, उन्होंने रस की जो हमारी संख्या है वो उन्होंने असंख्य मानी है। आपको याद रखना ये पॉइंट, ठीक है, ये पीजी में पॉइंट पूछा जाता है। उसके बाद जो हमारे पुनर्वसु वात्रे हैं, उन्होंने हमारे रसों की संख्या 6 मानी है ना, उन्होंने षड रस का उपयोग किया है। ठीक है, तो ये आप याद कर लेना। बाकी भी कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप एक बार देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट आपको षड्रस के बारे में थोड़ी नॉलेज दी गई है और उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में बताया है। सबसे पहले जो हमारा मधु रस है ना, यानी कि जो हमारा मीठा रस है ना, उसमें जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं तो वो होते हैं हमारे शुगर, अल्कोहल और अमाइनो एसिड। ठीक है, अगर हम इसकी एग्जाम्पल्स की बात करें मॉडर्न के अकॉर्डिंग, तो इसमें ग्लूकोस, फ्रुक्टोस और लैक्टिक एसिड हमारे आएंगे। और हमारे आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो हमारा घृत और जो गुड़ है वो हमारा मधुर में मधुर रस की एग्जाम्पल होगी। उसके बाद जो हमारा अम्ल रस है ना, जिसे हम खट्टा पदार्थ भी बोलते हैं, है ना, इसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो हैं हमारे ऑर्गेनिक एसिड और एस्टर, है ना। मॉडर्न में इसकी एग्जाम्पल है सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड एस्कॉर्बिक एसिड, है ना। आयुर्वेद में हम इसे इमली और नींबू से कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा लवण रस है, जिसे हम नमकीन बोलते हैं, इसमें जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है तो वो होता है हमारा ऑर्गेनिक सॉल्ट, और इसकी जो एग्जांपल है वो है हमारी सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड, है ना। आयुर्वेद में हम इसे सैंधव लवण, सोवर्चल लवण और समुद्र लवण से कंपेयर कर सकते हैं। ये तीनों ही हमारे लवण होते हैं। उसके बाद जो हमारा कटु रस है ना, जिसे हम तीखा बोलते हैं, तो इसमें हमारे अल्कलॉइड्स, फिनॉल और वॉलेटाइल जो ऑयल है वो हमारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। और इसकी जो एग्जांपल है वो है हमारी पाइपरीन, है ना, पाइपरीन जिसे हम आयुर्वेद में मरीच बोलते हैं और पिपली बोलते हैं। उसके बाद जो हमारा तिक्त रस है, जिसे हम कड़वा बोलते हैं, तो इसमें हमारे अल्कलॉइड्स, फ्लेविनॉइड्स और ग्लाइकॉइड्स जो हमारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और इसकी जो एग्जांपल है वो है क्यूनिन और बेरबेरिन, ये हमारे तिक्त रस की एग्जाम्पल है। और आयुर्वेद में हम इसे नींब और करेला से कंपेयर कर सकते हैं।
लास्ट में जो हमारा कषाय रस है जिसे हम कसेला रस बोलते हैं, तो इसमें टैनिन्स और फिनोलिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं और इसकी एग्जांपल है हमारी गैलिक एसिड। और आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ये हमारा हरितकी और धातकी में जो हमारा श्रेष्ठ रस है वो हमारा कषाय रस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको रसों का वर्गीकरण बताया गया है। तो यहाँ पे क्या बताया कि जो हमारा शीत और उष्ण रस है ना, शीत यानी कि जिसमें हम सौम्य गुण प्रेजेंट होता है और उष्ण यानी कि जिसमें आग्नेय गुण प्रेजेंट होता है। तो जो हमारा शीत और सौम्य रस है उसमें हमारा मधुर तिक्त कषाय सौम्य यानी कि उसमें मधुर तिक्त और कषाय रस प्रेजेंट होते हैं और ये हमारा सौम्य यानी कि जल गुण वाला होता है। उसके बाद जो हमारा उष्ण और आग्नेय रस है उसमें हमारा कटु अम्ल और लवण रस प्रेजेंट होता है और ये हमारा आग्नेय गुण वाला होता है। नेक्स्ट आपको विदाही और अविदाही रसों के बारे में बताया। विदाही रस जिसे हम मूर्छा कारक बोलते हैं, जिसमें हमारे कटु अम्ल और लवण रस प्रेजेंट होते हैं, ये भी हमारे आग्नेय गुण प्रधान होते हैं। और जो हमारा अविदाही या फिर जिसे हम मूर्छा शामक रस बोलते हैं, तो इसमें हमारे मधुर तिक्त और कषाय रस प्रेजेंट होते हैं और ये हमारा सौम्य गुण वाला होता है। नेक्स्ट हम बात करें विपाक भेद से, तो जो हमारा मधुर अम्ल और कटु लवण विपाक है ना, तो जो हमारा मधुर विपाक है इसमें हमारा मधुर और लवण रस प्रेजेंट होता है। अम्ल विपाक में हमारा अम्ल रस ही प्रेजेंट होता है और जो हमारा कटु और लवण विपाक है इसमें हमारा कटु तिक्त और कषाय जो रस है वो प्रधान होता है। कर्म भेद से अगर हम बात करें तो जो हमारा रस है वो टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, दोष शामक और दोष कारक। यहाँ पे एक ट्रिक बताई गई है। सबसे पहले है ना, ये जो हमारे षड रस हैं मधुर अम्ल लवण और कटु तिक्त कषाय, सबसे पहले जो हमारे फर्स्ट जो 3 रस होते हैं ये हमारे वात को कम करने वाले होते हैं, है ना। जो हमारा वात होता है आपको पता ही है वो हमारा कफ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। जिस रसों से हमारे कफ की वृद्धि होती है उसी रसों से हमारी वात का शमन होता है ना। तो अगर मधुर अम्ल लवण से हमारे कफ दोष की वृद्धि होगी है ना, तो इससे हमारे वात जो हमारा दोष है इसका शामक होगा। और सिमिलरली जो हमारे कटु तिक्त और कषाय रस हैं इससे हमारे कफ दोष का शमन होगा और एज ए फॉर्मूला ये हमारे वात दोष को बढ़ाने वाले होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें अम्ल लवण और कटु रस की, तो ये हमारे पित्त को बढ़ाने वाले होंगे है ना। और अगर हम बात करें TMK है ना, जिसे हम TMK से याद करते हैं, तिक्त मधुर और कषाय रस, तो ये हमारे पित्त को कम करने वाले होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें धातुओं और मलों के ऊपर भी, तो जो हमारे पहले 3 रस हैं यानी कि मधुर अम्ल लवण, ये हमारे धातुओं को बढ़ाने वाले और मलों को भी बढ़ाने वाले होते हैं। लास्ट के जो हमारे रस होते हैं कटु तिक्त कषाय रस, तो ये हमारे धातुओं को कम करने वाले और मलों को भी कम करने वाले होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें वीर्य के आधार पर, तो जो हमारा शीत वीर्य है इसमें हमारा सौम्य गुण प्रेजेंट होता है यानी कि इसमें मधुर तिक्त और कषाय रस प्रेजेंट होते हैं। उष्ण वीर्य में हमारा आग्नेय गुण प्रेजेंट होता है जिसमें हमारे कटु अम्ल और लवण जो रस हैं वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें संशोधन और संशमन भेद से, तो जो हमारा रस है वो ऊर्ध्व अधो और उभय में डिवाइड किया है। ऊर्ध्व यानी कि जिसमें वायु और अग्नि महाभूत प्रेजेंट होते हैं, अधो यानी कि जिसमें पृथ्वी और जल महाभूत प्रेजेंट होते हैं, और लास्ट में जो हमारा उभय होता है जिसमें वायु अग्नि पृथ्वी और जल महाभूत प्रेजेंट होते हैं। तो एक बार नीचे देखते हैं पंचभौतिक तत्वों और रसों की उत्पत्ति कैसे होती है, यानी कि कौन से रस में किस महाभूत की प्रधानता होती है। सबसे पहले जो हमारा मधु रस है इसमें हमारे पृथ्वी और जल महाभूत की डोमिनेंस रहती है। अम्ल रस में पृथ्वी और अग्नि महाभूत की डोमिनेंस रहती है। लवण रस में जल और अग्नि महाभूत की डोमिनेंस रहती है। कटु रस में हमारे वायु और अग्नि महाभूत की डोमिनेंस रहती है। तिक्त रस में वायु और आकाश, और लास्ट में जो हमारे कषाय रस है इसमें हमारे वायु और पृथ्वी महाभूत की प्रधानता रहती है ना। तो ये आपको याद रखने हैं। आपने बहुत सारी ट्रिक्स पढ़ी होंगी फर्स्ट ईयर में, तो उसी ट्रिक से आप इन सभी के जो महाभूत हैं आप इसे याद कर सकते हैं।
उसके बाद ऋतु के प्रभाव से, है ना, जो हमारा शिशिर ऋतु है इसमें हमारे तिक्त रस की प्रधानता रहती है, वसंत ऋतु में कषाय रस की प्रधानता रहती है, ग्रीष्म ऋतु में कटु रस की प्रधानता रहती है, वर्षा ऋतु में अम्ल रस की, शरद ऋतु में लवण रस की, और लास्ट में जो हमारा हेमंत ऋतु है इसमें हमारे मधुर रस की प्रधानता रहती है। ठीक है, सो लास्ट में हम बात कर लेते हैं हमारे रस और अनुरस की। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बताया कि द्रव्य में स्थित प्रधान रस गुण को रस कहते हैं। द्रव्य का सेवन करते समय या सेवन करने के बाद जो स्पष्ट रस प्रतीत होता है वह हमारा रस कहलाता है। इससे जो विपरीत होता है, द्रव्य का जीवा से संयोग होने पर जिस रस की अंत में कुछ व्यक्तता होती है उसे हम अनुरस कहते हैं। तो यहाँ पे यही बताया कि जो हमारा द्रव्य में स्थित जो हमारा प्रधान रस होता है उसे हम रस ही कहते हैं, है ना। उसके बाद लास्ट में क्या बताया कि किसी द्रव्य का जीवा से संयोग करते हैं, है ना, तो रस की प्रतीति होने के बाद हमें अंत में कुछ और रस की प्रतीति होती है जिसे हम अनुरस कहते हैं। उसके बाद आपको रस और अनुरस के बीच में डिफरेंस दिया गया है, तो ये आप याद रखना, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। सबसे पहले रस के बारे में क्या बताया कि ये हमारा व्यक्त होता है, और जो हमारा अनुरस होता है और ये हमारा अव्यक्त होता है। व्यक्त की एग्जाम्पल क्या है, हरितकी का कषाय रस, ये हमें व्यक्त होता है, यानी कि जब हम हरितकी का सेवन करेंगे तो सबसे पहले जो हमें रस प्रतीत होगा वो हमारा कषाय रस होगा। वहीं अगर हम अव्यक्त की बात करें तो हरितकी का मधुर रस है वो हमारा अव्यक्त है, यानी कि जब हम हरितकी का सेवन करेंगे तो सबसे पहले जो रस हमें फील होगा, जो प्रतीत होगा, वो होगा हमारा कषाय रस, और एज अनुरस जो हमें लास्ट में मधुर रस का प्रतीति होगी वो हमारा अव्यक्त यानी कि अनुरस होगा। उसके बाद क्या बताया कि शुष्क अवस्था में स्थायी पिपली का कटु रस और शुष्क अवस्था में ही अस्थायी पिपली का मधुर रस ये भी होता है ना, सेम एज, हाँ है ना, सेम है। जब हम पिपली का सेवन करते हैं शुष्क अवस्था में तो सबसे पहले हमें कटु रस की प्रतीति होती है, वहीं जब हम शुष्क अवस्था में ही, है ना, पिपली का सेवन करते हैं तो हमें वहां पर मधुर रस की प्रतीति होती है एज अ अनुरस। उसके बाद क्या बताया कि आदि में प्रतीत कांजी तक्र का अम्ल रस, है ना, ये हमारा रस होता है, और अंत में प्रतीत जो हमें कांजी तक्र का तिक्त रस होता है वो हमारा एज अ अनुरस होता है। लास्ट में क्या बताया कि रस पूर्णतः व्यक्त होता है, अतः इसकी प्रत्यक्ष उपलब्धि मधुर अम्ल आदि के रूप में स्पष्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल पिपली में कटु व हरितकी में जो कषाय रस होता है ना, और जो अनुरस जिसे हम अव्यक्त और ईषद व्यक्त भी कहते हैं, और इसकी एग्जाम्पल क्या है, हरितकी में स्थित जो हमारा मधुर रस होता है ना, ये हमारा ईषद व्यक्त या फिर इसे हम अनुरस भी कह सकते हैं, है ना, हमने ऊपर पढ़ा ही है एग्जाम्पल में। लास्ट में क्या बताया कि रस इंद्रियों से संयोग होते ही सर्वप्रथम जो प्रतीत हो वही रस है, वह जो अंत में प्रतीत हो वह हमारा अनुरस कहलाता है। इसकी एग्जाम्पल क्या है, हरितकी में प्रथम कषाय रस व अंत में मधुर रस की प्रतीति होती है। ठीक है, तो आज के लिए आई थिंक इनफ है हमारे फर्स्ट पार्ट के लिए। आगे हम बात करेंगे हमारे रसोपलब्धि जैसे टॉपिक्स की हमारे पार्ट 2 में। ठीक है, तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, है ना, इसको चैप्टर को ख़त्म कर दें। तो मिलते हैं अपने पार्ट 2 में। टिल देन थैंक यू सो मच।